पुलिस की बिरयानी हुकूमत को महंगी पड़ गई। फराइज की अदायगी के दौरान मिलने वाली बिरयानी में करोड़ों रुपए की बदउनवानी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस खानों पर खर्च हुए। जी हाँ, सिंध पुलिस अखराजात का रिकॉर्ड ही पेश न कर सकी। खानों का गैर मयारी होने का भी इंकशाफ। कितने अफराद को खाना फ्राहम किया गया, कोई रिकॉर्ड नहीं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, इस पर अपडेट कीजिएगा हमें। जी हाँ, ये बड़ी हैरतनाक बात है। करप्शन की अजीब कहानी है कि जो बिरयानी फराहम की जाती है पुलिस वालों को हंगामी ड्यूटी के दौरान, उसमें भी करोड़ों रुपए की करप्शन है। हुआ ये है कि साल 2018, 19, 20 और 21 में इन सालों के दौरान पुलिस के जो खाने फराहम किए गए हैं, इन खानों में 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए की बदउनवानी सामने आई है और ये इस बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट सिंध असेंबली को पेश की गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के जो खाने फराहम किए गए उनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। इन खानों में मयार को नहीं देखा गया है, ना तो ड्रग डिपार्टमेंट से खाने चेक होते हैं और ना फूड डिपार्टमेंट से। किस वेंडर से ये खाने मंगवाए जाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस पकवान हाउस पे ये खाने पकते हैं ना कोई शनाख्ती कार्ड है, ना कोई उसका दूसरा रिकॉर्ड है। ये खाने कितने लोगों को फराहम किए गए इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को हंगामी ड्यूटी के दौरान जो खाने फराहम किए जाते हैं उसके बारे में सिंध पुलिस के पास कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जिसका एक जवाब दिया है सिंध पुलिस की जानिब से ऑडिटर जनरल को। उन्होंने लिखा है कि हंगामी जब हालात होते हैं, मुजाहरे होते हैं, जुलूस होते हैं या दीगर कोई हंगामी मामला होता है तो पुलिस को उस वक्त मकामी पकवान हाउसेस से खाना लेकर फराहम किया जाता है, चूँकि उस वक्त ये मुमकिन नहीं होता कि टेंडर किया जाए या और कोई रिकॉर्ड तलब किया जाए। तो पुलिस के उस जवाब से भी ऑडिटर जनरल मुतमैन नहीं है, अदम इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि इसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार एक जगह पे ड्यूटी करते हैं तो उनको ट्रकों में बिरयानी भर के लाई जाती है, उनको फराहम की जाती है। तो उसका एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अकाउंट से ये सारे पैसे जाते हैं। महकमा दाखिला सिंध ये पैसे फराहम करता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता। लेकिन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि सिंध पुलिस के पास इसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जी अच्छा आजिज़, बताइएगा गैर मयारी खाने कैसे पुलिस फोर्स में फराहम किए गए और क्या इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं था? बिल्कुल, इसी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जब आप पुलिस एहलकारों को खाना फराहम करते हैं तो उसको कहाँ से चेक किया गया, जिसके लिए रिपोर्ट के मुताबिक 2 बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं सिंध गवर्नमेंट के। एक ड्रग डिपार्टमेंट होता है जो मेडिकली इन खानों को चेक करता है, और दूसरा फूड डिपार्टमेंट होता है जो हाइजीनिक और अनहाइजीनिक को देखता है कि ये खाने जो फराहम करते हैं आया इनसे कोई बीमारियां तो नहीं फैल सकती, आया ये खाने के काबिल भी हैं या नहीं है। लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट से इन खानों का कोई चेकअप नहीं करवाया जाता। ये मतलब एक आम रूटीन है, कोई 1 बार या 2 बार की बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कभी भी पुलिस के खाने फूड डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट से चेक नहीं करवाए जाते। तो ये चेक करवाना भी लाजमी होता है, लेकिन चूंकि जब रिकॉर्ड ही ना हो, जब रिकॉर्ड पेश ही नहीं किया जाता तो कैसे पता लगेगा कि इन खानों की कोई चेकिंग भी होती है या नहीं भी होती है। लेकिन बहरहाल पुलिस का जो जवाब है उसके मुताबिक तो ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जो खाने फराहम किए जाते हैं इन्हें कहीं इनकी कोई भी चेकिंग नहीं होती। जी अच्छा आजिज़, हमें ये भी बताइएगा क्या इस पर तहकीकात की जा रही हैं और अगर की जा रही हैं तो कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? ये चूंकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हमेशा 2-3 साल पुरानी होती है, ये पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल के पास ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। गुज़िश्ता रोज़ इस पे एक बहस भी हुई थी और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो भी सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए थे। आईजी सिंध ने उसका जवाब भी दिया था, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उस जवाब से मुतमैन नहीं थी।
अब उसका 1 महीने की मोहलत दी गई है आईजी सिंध को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से इन तमाम मामलात पे आईजी सिंध जो हैं वो तहकीकात करेंगे और दोबारा अपनी रिपोर्ट जो है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देंगे। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके बारे में कोई फैसला करेगी। जी अच्छा आजिज, ये मरहला कब तक मुकम्मल हो जाएगा? की मोहलत दी गई है, चूँकि ये अब रिकॉर्ड पे आ चुका है। पहले तो सिर्फ ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट थी, ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, उसके बाद में आ गई है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर बहस की है। अब ये रिकॉर्ड पे आ चुकी है, अब ये ढकी छुपी बात नहीं रही है। अब इसकी तहकीकात के लिए 1 महीने की मुद्दत मुकर्रर की गई है। 1 महीने के बाद आईजी सिंध पुलिस जो है वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को पेश करेंगे कि आया या इसके बारे में आइंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हिदायत देती है कि इसका बाकायदा कोई कानून बनाया जाए, इसका कोई बाकायदा तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। ये करोड़ों रुपए का खाना जब ख़रीदा जाता है तो उसका कोई तो रिकॉर्ड कम अज़ कम होना चाहिए। अब देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसके बारे में क्या फ़ैसला करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़। अब बात करेंगे अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करना सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया है। ट्रांसपोर्टर्स माफिया का राज, सिंध हुकूमत बेबस। ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत ने एडवोकेट जनरल सिंध को ख़त अरसाल कर दिया है। ख़त महकमा ट्रांसपोर्ट के एडिशनल सेक्रेटरी के दस्तखत से अरसाल किया गया है। तफसीलात क्या हैं इस पर जानते हैं आज़ाद नहूरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से कराची शहर में अदालतों के हुक्म पर लारी अड्डे शहर से बाहर यानी सोरापुर बस टर्मिनल मुंतकिल करने के बाद जो ये मामला सिंध हुकूमत के लिए ट्रांसपोर्टर माफिया ने चैलेंज बना दिया है और सिंध हुकूमत ने इस मामले को निपटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत जो है एडवोकेट जनरल सिंध को अरसाल किया। ये खत एडिशनल सेक्रेटरी जो है महकमा ट्रांसपोर्ट हाफिज रहमान की दस्तखत से अरसाल किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत ने अदालतों के फैसले को मद्देनजर रखते हुए कराची शहर से लारी के अड्डे जो है बस टर्मिनल सोरापुर मुंतकिल किए और शटल सर्विस जो मुफ्त में शहर से फराहम की, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्टर माफिया जो है सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल करने लगी है और शहर की मुख्तलिफ गलियों से जो है बड़े बसेस जो है वो भी इनकी एंट्री होना शुरू हुई है, जिसके बाद जो है सिंध हुकूमत के फैसले को ये चैलेंज कर रहे हैं और पूरी तौर पर ये मामला जो अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद करने के लिए एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो सिंध हुकूमत की मामलत करे, इस मामले को हल कराए। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर माफियाज है उन्होंने सिंध हुकूमत के फैसले को इसलिए मुस्तरद कर दिया है क्योंकि कई बसेस जो है रात के अंधेरे में जो है शहर के अंदर दाखिल होती है और सुबह सवेरे जो है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो है यहाँ से शहर से निकलती है और शहर के से मुख्तलिफ इलाकों में जो है उनका रवानगी होती है। इसके बाद जो सिंध हुकूमत का फैसला चैलेंज हो रहा है और सिंध हुकूमत ने इस मामले को मद्देनजर रखते हुए अदालतों के फैसले के मुताबिक जो है एडवोकेट जनरल सिंध से मदद हासिल की और कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया और बाज़ाब्ता तौर पर खत भी अरसाल कर दिया है, लेकिन इस पर अमल दरामद करना इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इंतजामिया बेबस है क्योंकि ट्रांसपोर्टर माफिया सिंध हुकूमत के फैसले को चैलेंज कर चुकी है और सिंध रेट को भी नाकाम बना रही है। जी अच्छा आज़ाद, बताइएगा अदालती फैसले के बावजूद भी हुकूमत के लिए बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करना क्यों इतना मुश्किल है? जी बिल्कुल, अदालतों के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर जो सोरापुर के करीब जो टर्मिनल कायम कर दिया है, वहाँ पर तमाम तरह जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी फराहम कर दी गई है। लेकिन उसके बाद अदालतों का फैसला है कि शहर के अंदर बस अड्डे जो है गैर कानूनी है इनको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद किया। अमल दरामद करने के बावजूद जो ट्रांसपोर्टर माफिया ने उस पर अमल दरामद नहीं किया और रात की तारीखी में जो है बसेस जो है शहर के अंदर दाखिल होती हैं और सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाती हैं, जिससे सिंध हुकूमत के लिए ये फैसला चैलेंज बन चुका है और सिंध हुकूमत ने इस मामले को हल करने के लिए अदालतों का सहारा लेने के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर एडवोकेट जनरल सिंध को खत अरसाल किया। कहा है कि एडवोकेट जनरल सिंध जो अदालतों से रब्ता करके इस मामले को किसी तरीके से हल कराए ताकि सिंध हुकूमत का फैसला बरकरार रहे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नहूरियों आपका। वेलकम बैक। करप्शन की तहकीकात पर वफाकी और सूबाई तहकीकाती अदारों में सर्द जंग। सिंध में हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस पर एंटी करप्शन की पुरइसरार खामोशी। नैब कराची ने अदम तावन पर 54 केसेस सूबाई एंटी करप्शन को वापस कर दिए हैं। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की अदम दिलचस्पी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। DG नैब ने चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया है। केसेस की तफसीलात भी सामने आ गई। महकमा सेहत, तालीम, रेवेन्यू के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी। लैंड ग्रैबर्स
کے خلاف بھی تحقیقات سرد خانے کی نظر کر دی گئی۔ مزید تفصیلات میں راج اختر سے جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں، تحقیقات کرنے والے جو کہ سندھ کے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں ان میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کرنے والے، ایک تو ہمارا صوبائی ادارہ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ، اور دوسرا ادارہ وفاقی ہے نیب۔ تو نیب اور اے سی ای ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان ایک سر جنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ 3 سال کے دوران میں نیب جو ہے سندھ کے مختلف محکموں میں، جس میں محکمہ تعلیم بھی ہے، محکمہ صحت بھی ہے، محکمہ پولیس بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، اس کے علاوہ جنگلات کا محکمہ ہے، تقریباً تمام ہی محکموں کے خلاف جو ہے ان میں جو موجود افسران ہیں ان کے خلاف کرپشن کے حوالے سے تحقیقات چل رہی تھی، اور اس تحقیقات کے حوالے سے نیب نے 3 سال کے دوران میں کئی مرتبہ لیٹرز لکھے چیئرمین اینٹی کرپشن کو اور اینٹی کرپشن کے محکمے کے جو دوسرے جو ڈسٹرکٹس بنے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن ان کو ان کیسز کے حوالے سے، ان کرپشن کے کیسز کے حوالے سے کوئی بھی کاغذات یا دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں، جس پر جو ہے ڈی جی نیب کراچی کی جانب سے خط لکھا گیا چند روز قبل اینٹی کرپشن چیئرمین کو، اور اس میں بتایا گیا کہ ہم 3 سال سے آپ سے کرپشن کے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کی انٹیمیشن مانگ رہے ہیں، ان کی چیزیں دستاویزات آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کوئی چیز ہمیں فراہم نہیں کی گئی۔ اس لیے 54 جو ہائی پروفائل کیسز ہیں محکمہ پولیس کے، اس کے علاوہ محکمہ جنگلات کے، سابق میئر وسیم اختر کے خلاف بھی اس میں کیس ہے، سابق ٹاؤن ناظم کامران اختر کے خلاف بھی اس میں کیس ہے، اور بہت سارے اس میں ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اور کمشنر آفس کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ کسی بھی چیز کی دستاویزات جو ہے نہیں دی گئی، اس لیے عدم دلچسپی کے بعد جو ہے وہ یہ سوچ کر کہ اس پر کام نہیں ہو سکتا، تو ان کو کوئی بھی ایک بھی پیپر فراہم نہیں کیا گیا ڈی جی نیب کو، تو نیب نے 54 ہائی پروفائل کیسز واپس کر دیے ہیں، اور ایک لیٹر کے ذریعے باقاعدہ ایک خط بھی لکھا، اور اس خط کے اندر ان 54 کیسز کی جو کہ کرپشن کے حوالے سے چل رہے تھے سندھ میں، ان کی ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے نیب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام کیسز جو ہے اب وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ ہی کرے گا، کیونکہ انہوں نے ان کیسز پر کام کرنے کی کوشش کی تھی، کرپشن میں ملوث لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی، جس کی بڑی وجہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ صوبائی حکومت کے زیر اثر ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے مایوس ہو کر یہ تمام انکوائریز جو ہے وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کو بھیج دی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے۔ جی بہت شکریہ معراج اختر آپ کا۔ بات اسکول کے معائنے کے دوران ریکارڈ کی عدم دستیابی، ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے پرنسپلز کو خط لکھ دیا، تمام نجی اسکولوں کے پرنسپلز کو اسکول کے ریکارڈ کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ تفصیلات جانتے ہیں آئمہ خان سے، بتائیے گا آئمہ۔ جی بالکل، لیکن اسکول کے انسپیکشن کے دوران جو ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نجی اسکولوں میں جو ہے وہ 10% پری شپ کا ریکارڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ زیادہ شاخوں والے اسکول میں جو ہے وہ 10% کا ریکارڈ جو ہے وہ دستیاب نہ ہونے کے باعث ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے تمام سے نجی اسکول کے پرنسپل کو جو ہے وہ ریکارڈ کو دستیابی کو یقینی بنانے کی جو ہے وہ ہدایت کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن رفیع ملک کا یہ کہنا ہے کہ ایک سے زیادہ شاخوں والے اسکول میں ریکارڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ایسے اسکولوں میں ریکارڈ متعلقہ برانچ میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تاہم تمام اسکول 10% پری شپ سمیت جنرل رجسٹر کا ریکارڈ جو ہے وہ اپنی ہر شاخ میں موجود رکھیں گی۔ بہت شکریہ آئمہ خان کا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بڑا اقدام۔ ڈی جی کے ڈی اے سید شجاعت حسین کہتے ہیں کہ سرجانی ٹاؤن میں 225 ایکڑ پر محیط انڈسٹریل زون بنایا جا رہا ہے، جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال موجود ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ ہاں جی بالکل، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سرجانی ٹاؤن میں نیا انڈسٹریل زون بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ جلد جو ہے اس انڈسٹریل زون کا افتتاح کیا جائے گا۔ کراچی والوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری جو کے ڈی اے کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی کے ڈی اے سید شجاعت حسین۔ یہ بتائیے گا، کراچی کے لیے ایک بڑی خبر ہے، یہ نیا انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے۔ یہاں تو صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ایک نیا انڈسٹریل زون بنانے کی کیا مقاصد ہیں اور کب تک اس کا افتتاح کر دیں گی؟ مقاصد تو بڑے صاف ستھرے ہیں، کہ مقاصد میں تو یہی ہے کہ ہماری جو اکنومی ہے وہ اس کو بوسٹ ملے، اور یہ 225 ایکڑ پر مبنی ہمارا انڈسٹریل زون ہے، منی انڈسٹریل زون ہے۔ اس کے اندر 536 کے لگ بھگ ہم نے پلاٹس رکھے جو انڈسٹریلس کو دیے جائیں گے، اور اس میں جو ہے کچھ کمرشل چیزیں بھی ہیں، مسجد مدرسہ وغیرہ ساری مسجد ہے، اور اس میں پیٹرول پمپ وغیرہ بھی ہیں، ساری چیزیں ایمینٹی کی بھی ساری چیزیں ہیں۔ باقی انفراسٹرکچر پورا ڈیولپ کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی لانچنگ بس ان قریب ہونے والی ہے۔
हमारा एक प्रोजेक्ट हमने लास्ट टाइम किया था तो उसमें हमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई थी, तो हम उसको रीलॉन्च करने जा रहे हैं। KDA स्कीम 1 में हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम फ्लैट बना रहे हैं। फेडरल FB एरिया जो लियाकताबाद 10 नंबर पे FB एरिया में हमारा, वहाँ पे भी एक फ्लैट की स्कीम आ रहे हैं, और इसके अलावा नॉर्थ इस्लामाबाद में भी एक फ्लैट की स्कीम आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DG KDA सैयद शुजात हुसैन। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ये इक़दाम जो है उठाया गया है। कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे इक़दामात उठाती रहेगी। जी, क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब देखेंगे नमरा रियासत की रिपोर्ट में। डिफेंस कम्युनिटी का 8वां यौम तासीस 40 से जायद काबीना अरकान से हल्फ लिया गया। असम्बली रेहान बंदुखान, इंडस अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी, जस्टिस रिटायर्ड कौसर सुल्तान हुसैन, एक्टिंग प्रेसिडेंट अल्ताफ़ हुसैन हाली, DG रेस्क्यू आबिद अली और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन के मुताबिक CDC का इदारा मुआशरे की फलाह और उसे बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए काम कर रहा है। आइंदा साल गैर सरकारी तंजीम के तौर पर तालीमी निज़ाम पर काम करेंगे। बेसिकली CDC जो है ये, क्योंकि एक हमने फलाही इदारे के तौर पे काम शुरू किया, और हमारा मेन जो फोकस है वो क्लिफ्टन और डिफेंस के वो मसाइल जिनके लिए लोग घरों पे बैठ के सिर्फ सोचते हैं, तो हमने एक ये CDC क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के प्लेटफार्म से आवाज़ उठाना शुरू की। तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना सिर्फ आवाज़ पे लबैक कहते हैं, बल्कि वो मसाइल का हल हमें देते हैं। आज हमारे क़याम को 7 साल पूरे हो गए, और आज हमने 8वां यौम तासीस बनाया है। 6 सितंबर जो एक नेशनल डे भी है और हमारा यौम तासीस भी है। इस दिन हमने एक अहद की, जो वफा का अहद था, उसकी तजदीद की है कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में भी हम अपना किरदार ऐसे ही अदा करते रहेंगे, बल्कि इससे बढ़कर अदा करते रहेंगे। क्लिफ्टन डिफेंस रेजिडेंट एसोसिएशन जो है, जो कम्युनिटी है, ये एक बेलॉस खिदमत का इदारा है, और इसमें बग़ैर किसी रिवॉर्ड और रिटर्न के हम फलाही काम कर रहे हैं। तकरीब में नए अरकान से पुख्ता इरादों का अज़्म लिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर जस्टिस कौसर सुल्तान समेत दीगर मेहमानों को शील्ड्स, जबकि रज़ाकारों को असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।